Hey guys, welcome you on my YouTube channel जनरल स्टडी प्रेपरेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट जनरल पेपर होता है और ये सभी के लिए एक समान रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास सीखने के लिए, और वो ये रहती है कि आपको इसमें पास होना होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पेपर होता है जो कि आपकी डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है कि आप पेपर को क्वालिफाई करेंगे या नहीं क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इन चीज़ के ऊपर इसमें काफ़ी फोकस रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि ये पेपर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या रहता है कि आप इसमें भले ही इसमें 10 सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड है और आप इसमें इजीली 70 टू 80% तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हल्के से रिवीजन अच्छे से कर ले। तो ये पेपर काफ़ी इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर बच्चों को इसको अटेम्प्ट करना है तो ये आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम कई बार इसमें हड़बड़ा जाते हैं और हम अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो, ठीक है, वो क्या बता रहा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि द कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा? जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसने सजेस्ट किया था? जॉन डीवी ने सजेस्ट किया था, या किलपैट्रिक ने सजेस्ट किया, या फ्रॉइबल ने किया, या एजर डेल ने किया? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इसी में से आपको ये हमें बताना है कि किसका ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना आंसर बता दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर आता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तो जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कौन सा दिया था? जॉन डीवी ने कहा था कि इसमें रहेगा कि लर्न बाय डूइंग है। ठीक है, ये इनका जो फेमस फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए थे जॉन डीवी। ठीक है, विच एम्फेसाइज ऑन द नीड्स टू लर्न बाय डूइंग, right? So DV believes that human beings learn through a hand-on approach. This place DV, right? This place DV in the progressive educator, right? So what about Kilpatrick? The purpose of education is child development, growth, and social relationship. He also introduced the use of small group interaction, as well as you can see that the project method in which students and teacher plan together called child center curriculum, right? So third is Froebel. Froebel ने क्या कहा था? Froebel ने कहा था कि humans are essentially productive. जो इनका ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया इन्होंने। ठीक है, कैलप्रिट ने टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप के ऊपर दिया, टीचर एंड स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहना चाहिए। जॉन डीवी लर्न बाय डूइंग था। लास्ट आता हमारे पास एजे डेल। तो एजे डेल ही एक ऐसे फाउंडर थे जिन्होंने कहा था कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द टीचिंग। ठीक है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंस से एक टीचर और स्टूडेंट सीखते हैं और अपनी फील्ड को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, the field of study which uses role-playing, stimulation and self-evaluation as strategies for adult learner is known as pedagogy, andragogy or anthropology or psychology. Out of 4 option, which one is correct? सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूज रोल प्लेइंग, ठीक है, स्टडी का वो पार्ट जहाँ पर रोल प्लेइंग की जाती है, या स्टिमुलेशन और सेल्फ इवेल्युएशन एज ए स्ट्रेटजी ऑफ अडल्ट लर्निंग के लिए अपनाई जाती है, वो कौन सा पार्ट है? पेडागोजी है या एंड्रागोजी है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, दैट इज योर एंड्रागोजी। वाई? एंड्रागोजी में क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ अडल्ट लर्निंग। जो पेडागोजी होती है दैट इज यूज्ड फॉर द एडोलसेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये पेडागोजी होती है, स्कूल को किड्स के लिए इसमें पार्ट प्ले किया जाता है। जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी इज द
साइंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। इसमें हम जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स की एक्सकैवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो और साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज बी। बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट है इवैल्यूएशन occurs एट द टर्मिनल पॉइंट। दूसरा है इवैल्यूएशन इज बेस्ड is used before program design, या C evaluation related to indicating the learning outcome of teaching, या लास्ट है evaluation is conducted during teaching। तो इसमें देखिए फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव दो तरह की इवैल्यूएशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है सबमेटिव। इन दोनों को आप देखिए क्या बोलते हैं। ये फॉर्मेटिव होता है इवैल्यूएशन का, फॉर्मेटिव का मतलब कि फॉर्मेशन करना, करेक्शन करना, ठीक है। और करेक्शन कब करना, कब की जा सकती है करेक्शन, जब कोई चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग। हम उसके बाद तो नहीं कर सकते जब वी हैव सबमिटेड, बट सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है कि एट द लास्ट पॉइंट। इसको और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपने जब भी कोई सपोज करो कि आप अभी स्कूल में पढ़ते हैं और आप सपोज करो +2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप +2 में हैं तो और आपने अपने एग्जाम फाइनल एग्जाम दे दिए, ठीक है, दे दिए, तो उसी के फाइनल एग्जाम में जो आपने राइटिंग की है उसी की परफॉर्मेंस के बेस पे आपको आपका टीचर मार्क्स देगा। क्या देगा, मार्क्स देगा। और इस मार्क्स से ही आपकी स्ट्रेटजी, आपके प्लानिंग और आपके लर्निंग की जो पेस है उसको समझा जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि आपकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता या समझने की क्षमता वो कितनी है। उसमें इस समय कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया, आपने फाइनल पेपर दे दिए। इसी के बेस पे आपको ग्रेड मिलेगा, चाहे वो आप A ग्रेड लो, B ग्रेड लो, C ग्रेड लो, D ग्रेड लो। लेकिन जो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव को आप इस तरह से लो कि आप क्लास तो +2 में पढ़ रहे, लेकिन आप क्या अभी हाउस टेस्ट में है। आपने जितना यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। जितनी इम्प्रूवमेंट करना चाहे आपको ये एक तरह से फील्ड दी जाती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। भाई मेरी बात समझ। तो ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इवैल्यूएशन occurs at the terminal point, ये भी नहीं है। इवैल्यूएशन is used before program design, evaluation related to indicating the learning outcomes of teaching, या evaluation is considered during teaching। So what is right answer, during teaching, ठीक है। evaluation मैंने बोला ना फॉर्मेशन की आप कर सकते, तो this is the right answer। तो ये हमारे पास आंसर थे इसके। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्चर फेल टू प्रोजेक्ट द नल हाइपोथेसिस in her research, what implication will it carry for his her principal research hypothesis। एक रिसर्चर है, वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में असमर्थ है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लीकेट करता है उसके ओरिजिनल और प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस के लिए। एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग द
research hypothesis, not taking any decision on the research hypothesis या improving the research hypothesis। देखिए, जब आप नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आपने दो अल्टरनेटिव के बीच, ठीक है, या आपके पास क्या होती है, हाइपोथेसिस आप दो तरह से बनाते हैं। एक तो आपने हाइपोथेसाइज किया, ठीक है, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ प्रोजेक्शन करते हैं इन फ्यूचर की। दूसरी क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम तब यूज करते हैं जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, और उसका जो इम्प्लीकेशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस थी उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। पांचवा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। नॉन कॉग्निटिव यानी कि जो जिसमें नॉन इंटेलिजेंट, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में देखो तो नॉन इंटेलिजेंट, ठीक है, ये इसका, ठीक है, नॉन इंटेलिजेंट फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। रिकॉलिंग क्या नॉन इंटेलिजेंट है? नहीं, रिकॉल करेगा तो इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली इंटेलिजेंट पर्सन का ही काम है ना, ठीक है। कॉग्निटिव यानी कि इसमें दिमाग का काम है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट या बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये नॉन इंटेलिजेंट है, ठीक है। जो भी आपको जैसा भी दिया गया उसमें आप विश्वास कर रहे हैं तो दैट इज ऑटोमेटिकली नॉन इंटेलिजेंट और नॉन कॉग्निटिव। इसमें आप किसी तरह के अपने दिमाग का, माइंड का यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, जो कि नॉन कॉग्निटिव है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये चलिए, ठीक है। अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम एट, जो गुड रिव्यू होगा रिसर्च का, लिटरेचर का, वो किस चीज को फोकस करके चलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, provide information about the author and their affiliation, generate research question and validating those question, या conduct multiple task based screening, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर का तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उन क्वेश्चन को जब हम माइंड में लाते हैं उनको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, आपने कोई लिटरेचर पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, दैट इज मेंट टू वेलफेयर ऑफ द लोकल पब्लिक या फॉर द पब्लिक, ये आपने पढ़ा है उसमें, ठीक है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन बन गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। तो आप प्रेजेंट में उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैलिडेट कैसे करेंगे कि भाई कोविड-19 में एडमिनिस्ट्रेशन ने ही सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले किया लोगों को वेलफेयर स्कीम्स देने में, ठीक है। चाहे वो या एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिशियंस है, ठीक है, सभी ने अपने अपने हिसाब से लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो हमें पहले तो हमें क्वेश्चन जनरेट कराता है और फिर उन क्वेश्चन को वैलिडेशन के लिए भी एम्फेसाइज करता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, होप सो कि आपकी समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।